प्रिय छात्र नमस्कार। एचपी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर हमारा पहला है एलसीएम एचसीएफ यानी रियल नंबर वाला यानी वास्तविक संख्या वाला। तो उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पेपर की दृष्टि से जो है उनको देखने वाले हैं। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट ज़्यादातर। एक तो हमको एलसीएम, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना। तो वो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की है और वो बड़े अच्छे से समझाया है, इसलिए आप उन वीडियो को जरूर देख लें। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें होता है एचसीएफ एलसीएम। तो दो में से एक हमको दिया रहता है, तो दोनों संख्या का गुणनफल दिया रहेगा और एक एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा। उन दोनों में से किसी एक को निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, तो हम इसको देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। हमको मतलब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल करके जाएं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो हमारा फॉर्मूला होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यदि आप इसको भूल जाते हो भाषा को, तो आप n1 इंटू n2 करके लिख सकते हो। इसलिए मैंने दोनों फॉर्म में बता दिए हैं। अब हमको करना क्या है, तो इसमें हमको दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दिया है, हमको दिया एचसीएफ। क्या दिया, एचसीएफ। तो एचसीएफ 306 जिस संख्या है वो 657 दो संख्या है, जिसका एचसीएफ कितना दिया हमको 9। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है उन्हीं संख्याओं का। इसका 306 657 को क्या निकालना हमको, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग इस फॉर्मूले मान लिख देंगे। देखो n1 मतलब पहली संख्या, n2 मतलब दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 306 गुणे 657 बराबर, अब क्या होता है फॉर्मूला हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया हमको 9, तो जी हो जाएगा 9 गुणे, निकालना क्या हमको एलसीएम। तो एलसीएम मतलब मैंने पहले एचसीएफ का मान लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब 9 किस में लिखा, गुणा में, कहाँ जाएगा, भाग में। तो इसको लिखेंगे हम 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब 9 से भाग देंगे हम लोग, तो जो बड़ा नंबर है उसको काटेंगे ताकि गुणा करने में परेशानी ना आए। तो इसको काटेंगे हम लोग, तो 9 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, छक्के चौवन 9 7 63 7 बार में। 9 7 63 कितना बचा, 2 9 3 27 73। अब 73 का गुणा करेंगे 306 में, तो ये हमारा आएगा 22,338। अब आप गुणा करके देख लेना है, मैं भी चलो गुणा करके दिखा देता हूँ आपको। 306 गुणे 73, तो 3 का 3 18 8 चला 1 309 1 का 1 73 का 9 7 42 2 चला 4 7 0 0, तो 4 का 4 आएगा, 7 3 21 8 3 2 1 3 9 4 13 3 और 1 हासिल के इसमें, तो 2 2, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 22,338। देखो मैंने बताया था ना आपको। तो हम लोग गुणा करके, तो हमारा जो एलसीएम है वो 22,338 आएगा। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको आपको करके जाना हर हाल में पेपर में, और जी आप पेपर में आएगा 110%।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंपोर्टेंट। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात और 4 की पावर n एक शून्य पर समाप्त होगी। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शून्य पे कौन सी संख्या समाप्त होती है। इसके लिए देखिए शून्य पर वो संख्या समाप्त होती है जिससे गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का हो। किसके रूप का हो? 2 गुणे 5 के रूप का। कैसे? जैसे कि देखिए 10 है, कौन? 10, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणे 5, यानी जी कहाँ समाप्त हो रही? 0 पे समाप्त हो रही है। यदि हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो 4 के अभाज्य गुणनखंड कैसे आएंगे? 4 के लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो देखो इसमें 5 तो है नहीं। वह संख्या जिसको 0 पे समाप्त होना है, अंक शून्य पर समाप्त होता है, तो उसके गुणनखंड कैसे होना चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप का। देखिए यहाँ पे क्या है? 2 गुणे 2 के रूप का है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो 4 की पावर n है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। चलिए इसको भाषा में लिखते हैं। तो किसी संख्या लिखते हैं तो किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? वह है 2 और 5 के रूप, उसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप के होने चाहिए। तो किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए? उसको क्या आवश्यक है? आवश्यक के लिए आवश्यक है। चलो ऐसे लिख लीजिए, हम ऐसे लिख लीजिए, सिंपल हो जाएगा। आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि उसके गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के होने चाहिए। इसका मतलब है कि उसमें 2 और 5 का भाग जाना चाहिए। आवश्यक है कि वह 2 और 5 से क्या हो? भाज्य हो। 2 5 से क्या हो? भाज्य हो। क्या होनी चाहिए? वो देखिए यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है हमारा? जो 4 के अभाज्य गुणनखंड है, परंतु यहाँ 4 की पावर n बराबर 2 गुणे 2 पावर n, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ स्पष्ट है कि 2 से क्या है? भाज्य है। देख सकते हैं हम लोग, स्पष्ट है कि 2 से भाज्य है, लेकिन 5 से भाज्य नहीं है। नहीं है, इसलिए कोई प्राकृतिक संख्या इसलिए इसलिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इतना आंसर लिखना हमको, ठीक है।
तो देखिए सिंपल है, किसी संख्या को 0 पे समाप्त होने के लिए क्या आवश्यक है कि वह 2 और 5 से भाज्य हो, लेकिन परंतु यह जो यहाँ जो 4 की पावर n, परंतु यहाँ हटा भी सकते हैं हम लोग, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ 4 की पावर n वाला 2 गुणे 2 की पावर n स्पष्ट है कि 2 से भाज्य लेकिन 5 से भाज्य नहीं है, इसलिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होने चाहिए, यानी 2 और 5 से भाज्य होने चाहिए, हम लोग ऊपर स्पष्ट कर दिए हैं। तो आपको इसका आंसर इतना लिखना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।